हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमंग स्टडी पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा अंत तक, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे कभी भी उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जो अगेन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों जितने भी स्टूडेंट हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उनके लिए उमंग स्टडी ने गाइडली के साथ मिलकर के एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम रखा गया है सफलता रेलवे लाइव बैच। नाम ही सफलता है दोस्तों, जहां पर 155 घंटों से ज्यादा की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, 150 से ज्यादा प्रैक्टिस पीडीएफ मिलते हैं, 30 से ज्यादा कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं और जो वैलिडिटी है इस कोर्स की वो है 6 महीने। इसको आप e-store.ibpsguide.com पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ आपको अमित सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग सचिन सर पढ़ाएंगे और जीएस जो है मैम और मैं मिलकर के यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, प्राइस जो इसका है वो प्राइस है 625 रुपीज, लेकिन इस समय डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों 35% का। कितना? 35% का डिस्काउंट चल रहा है। बस आप उसके लिए AKHI ये मेरा कोड है, ये आप डाल दीजिएगा तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिससे किसी भी जज को उसके समय से पहले हटाया जा सकता है, मतलब रिमूवल के लिए। तो ऐसे कौन से पहले जज थे स्वतंत्र भारत की आजादी के? क्योंकि अगेन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो स्थापना तो पहले ही हो गई थी, क्योंकि जो 1935 में अधिनियम बना था उसके अंतर्गत स्थापना कर दी गई थी। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहां पर। स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम बताइए जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों, उनका नाम है जस्टिस रामास्वामी। क्या नाम है? जस्टिस रामास्वामी। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। वीर स्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे और पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में, ठीक है, महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इन पर कार्यवाही तो शुरू करी गई थी लेकिन इनको हटाया नहीं जा सका था क्योंकि यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। ठीक है, ये बात आप सभी लोग यहां पर याद रखिएगा। निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा में बहस और मतदान के लिए 10 मई 1993 को रखा गया था। प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल जो हैं, इनके बचाव पक्ष के वकील थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जहां पर जो अलग अलग धर्म के कानून हैं वो लागू नहीं होते हैं, सभी के लिए एक समान कानून होता है। जैसे अगर मैं बात करें, यहां पर आप देखते हैं भारत में जो शादियां होती हैं ना, उनके रीति रिवाज अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से फॉलो होते हैं। ठीक है, हिंदू रीति रिवाज अलग हैं, मुस्लिम रीति रिवाज अलग हैं, शरिया का कानून चलता है वहां पर। तो जहां पर समान नागरिक संहिता होती है वहां पर मतलब एक जैसे नियम कायदे कानून सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। धर्म का कोई भी कानून वहां पर मान्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। बाकी कोई भी ऐसा देश बाकी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो। तो इसको किसमें रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 44। अब अगर 44 की बात करें यहां पर, तो 36 से लेकर के 51 तक किसकी बात होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितनी बातें लिखी हैं वो राज्य पर निर्भर करता है, वह उस चीज को लागू करे या उस चीज को लागू ना करे, मतलब वो मैंडेटरी नहीं होती हैं। तो इसीलिए गोवा ने लागू कर रखा है, बाकी किसी ने लागू नहीं किया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 मैंने बताया आपको समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कोर्ट में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, लाइक एज फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। मतलब अनुच्छेद 44 जो है वो कहता है कि जो हमारा देश है वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होगी, लेकिन अभी तक इसको कहीं लागू नहीं किया गया है। अक्सर आप अखबारों में सुनते हैं इसको लागू करने की बात कही जा रही है, सिवाय गोवा के कहीं भी भारतवर्ष में लागू नहीं है।
देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। भारत की पहली प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री मावो बंदार नाइके। कौन है ये? श्री मावो बंदार नाइके एक श्रीलंकाई राजनेता थी। वह आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली गैर वंशानुगत महिला प्रमुख, ठीक है, सरकार बनी। ठीक है, 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। 3 बार उन्होंने सेवा की है, 60 से 65, 70 से 77 और 94 से 2000। तो ये नाम याद रखिएगा आपको, श्रीमाओ बंदरानाइक, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। देखिए अवशिष्ट शब्द किससे बना है? अवशेष से। अवशेष का मतलब है जो रह गया, जो बच गया। तो ऐसी शक्तियां, शक्तियों का मतलब है ऐसे वो विषय जिन पर कानून बनाने रह गए हैं। अगर ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है जो कि ना तो संघ सूची का हिस्सा है, ना राज्य सूची का हिस्सा है, ना समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास चली जाती हैं। लेकिन पूछा गया है आपसे एक क्वेश्चन में कि वो किस देश से ली गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियों का जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से और क्या क्या लिया गया है देख लीजिएगा। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, मतलब संघीय प्रणाली होगी, उसमें मजबूत कौन होगा? केंद्र होगा। अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण लिया गया है। केंद्र के द्वारा ही राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करी जाएगी, यह भी कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ष 1978 में अब पूछा गया कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है हम उसकी बात कर रहे हैं। पूछा गया है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों जब मूल संविधान की बात करते हैं तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। तो 44वें संशोधन से संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों से हटा करके क्या बना दिया गया? उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी वो क्या है? वो कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 44वां संशोधन याद रखिएगा 1978, वही मैंने आपको बता दिया। इसे मौलिक के बजाय कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो वही बातें जो मैंने बताई आपको। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की बात हो रही है। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध किस भाग में बताए गए हैं? ठीक है, यहां पर ऑप्शन आपके सामने हैं। भाग 11 है, ठीक है, भाग 4 है, भाग 5 है, भाग 12 है। तो ये आपसे पूछा गया है किस में बताया गया है? तो भाग 11 में बताया गया। अनुच्छेद कहां से? 245 से लेकर के 255 इसको कवर करता है। अब कितने प्रकार के संबंध हैं केंद्र राज्य में? तो आपको जब भी ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। एक है विधायी संबंध। कौन से संबंध? विधायी संबंध। विधायी संबंधों में हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, जैसे विधि, कानून बनाने का अधिकार। प्रशासनिक संबंध, देन वित्तीय संबंध। ठीक है, 3 प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के मध्य। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद इसमें यह बताता है कि नागरिकों के लिए समान न्याय होना चाहिए, इक्वल जस्टिस, और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए? तो यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा बनाया गया है। और यह किसके अंतर्गत है? 39A के अंतर्गत है। 39A क्या कहता है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना चाहिए। देन अनुच्छेद 32, अब यहां पर हमारे सामने एक 32A है, तो अगेन 32 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के बारे में है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिकाएं आती हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप जान जाएंगे। देन आगे है 43A। 43A में हम बात करते हैं किसकी? भारत का संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। मतलब इस तरीके से उद्योग प्रबंधित किए जाएंगे जिसमें श्रमिकों की भागीदारी जो है वो निश्चित की जाएगी। और 48A की बात करें तो 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये सभी किसका पार्ट है? 32 को छोड़ दिया जाए, 32 हटा दिया जाए तो ये सभी राज्य के
के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है, जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। देन भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोगों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, चुनाव आयोग के पास क्या है, अगर कोई संसदीय चुनाव, मतलब चाहे एमपी के चुनाव हो चाहे एमएलए के चुनाव हो, तो इन पर जो निगरानी करता है ना, सुपरविजन करता है, ये कौन करता है? चुनाव आयोग। तो कौन सा अनुच्छेद उसे ये अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अधिकार उसे प्रदान करता है अनुच्छेद 324। याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग में चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। और अनुच्छेद 341 और 42 ये एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं। और 314 जो है ये केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं ना, जैसे हम यूपीएससी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, एसपीएससी की बात करते हैं, मतलब आईएएस और पीसीएस की बात करते हैं, तो उसकी बात होती है यहाँ पर। तो वही अनुच्छेद 314, 41, 42 भी बता दिया गया, 314 भी बता गया। इन सभी अनुच्छेदों की बातें हमने आपसे कर ली। देन लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ये बताइए। इस पर एक अभी अपडेट हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इससे कई चीजें बनती हैं। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या अभी तक कितनी होती थी दोस्तों? 2 होती थी। और कौन मनोनीत कर सकता था? प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी। और जो लोग मनोनीत किए जाते थे वो किस कम्युनिटी से होने चाहिए? तो आप सभी को ये पता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसको हम आंग्ल भारतीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय। तो आंग्ल भारतीय समुदायों से अगर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था। लेकिन संविधान में अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि 104 नंबर का संशोधन उससे संबंधित है। जानते हैं उसके बारे में? तो भारत के संविधान का 104वां संशोधन, जिसे आधिकारिक रूप से 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा 10 साल की अवधि तक बढ़ाता है। मतलब याद रखिएगा, शुरुआत में जब संविधान बनाया गया था तो 10 वर्ष के लिए एससी और एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं, कहां पर? निम्न सदनों में, चाहे वो विधानसभा की बात कर लो चाहे लोकसभा की बात कर लो, तो उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो जनवरी में खत्म होने वाला था 2020 में। तो इसको तो 10 साल बढ़ा के 2030 कर दिया। लेकिन इसी के साथ बात आती है, एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित 2 लोकसभा सीटों के आरक्षण की अवधि का विस्तार नहीं करता है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा भारत के प्रधानमंत्री को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत नहीं कर सकता। और कब से लागू हो गया? तो जनवरी 2020 से यह लागू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही हमारे संविधान का सबसे आखिरी संशोधन भी है, 104वां संशोधन। अभी इसके बाद और कोई नंबर के संशोधन नहीं हुए हैं। देन 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची आप सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी सदस्यता रद्द होगी? तो ये सारी चीजें जो हैं, इस पर निर्णय कौन करता है, ये बात पूछी गई है। तो इस पर निर्णय करने का अधिकार दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। जो लोकसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो इस पर निर्णय करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत एंटी डिफेक्शन के एक मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिए याद रखिएगा, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड थ्रू 52nd अमेंडमेंट। ऑब्वियसली जो 10वीं अनुसूची है संविधान की, ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है, इसको 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। आगे चल करके संख्या कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? जो गांव के प्रधान होते हैं उनका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर है 5 वर्ष। लेकिन एक बात आप लोग यहां पर और याद रखिएगा बहुत अच्छे से, वो ये कि लोकसभा सदस्यों की जो कम से कम आयु चाहिए वो कितनी है? 25 वर्ष है।
और अगेन राज्यसभा में अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति तो कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रधान की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, तो न्यूनतम जो समय सीमा है, मतलब न्यूनतम जो आयु चाहिए वो कितनी है, 21 वर्ष है। ये बात याद रखिएगा, 21 वर्ष में प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। और वोट डालने का तो आप जानते ही हैं, वो तो सभी का 18 वर्ष है। तो दोस्तों बता दिया मैंने आपको, कार्यकाल 5 वर्ष है। और पंचायती राज प्रणाली को भी, पंचायती राज प्रणाली जो है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में है, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पेश किया गया था। याद रखिएगा, पेश किया गया था, क्योंकि ये पारित कब हुआ है दोस्तों, 1993 में पारित हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किए जाते हैं। पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं ना, तो पंचायती राज को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो इसको पूरा हम 243 बोलते हैं। तो 243 के तहत ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। इसमें जो केंद्र का चुनाव आयोग है ना, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों की बात करता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति को भी समय से पहले हटाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो उनको समय से पहले हटाने की बात करता है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है, जान लीजिएगा। और यहां पर अनुच्छेद 54 है। 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, यह अनुच्छेद 54 बताता है। देन 51 की बात करें तो 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर से याद रखिएगा, यह भी 36 से 51 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो 51 नंबर बताता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सभी राज्य जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अनुच्छेद 63 की बात कर लो तो 63 में किसकी बात होती है? 63 में बात जो होती है वो भारत के उपराष्ट्रपति की होती है। और 61 में बात किसकी होती है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल एक बात याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? पहला संशोधन कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में किया गया। और पहले संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। ठीक है, पहले संशोधन में क्या किया गया था? पहले संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित बातें करी गई थी और भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए थे। और शुरुआत में 9वीं अनुसूची जो बनाई गई थी, इसके अंतर्गत जो विषय रख दिए जाते थे उसमें न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु वर्तमान व्यवस्था में ऐसा नहीं है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भी जो विषय आते हैं उन पर भी पुनर्विचार करने का जो अधिकार है वो कोर्ट के पास अवेलेबल है। तो वही बात मैंने आपको बता दी, संविधान में पहली बार 1951 में जोड़ा गया। इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन कानूनों को मान्य करने के लिए प्रदान किया गया। विशेष रूप से समानता के अधिकार, मतलब अगेन राइट टू इक्वलिटी जो है उसको क्लैरिफाइड किया गया था, स्पष्ट किया गया था कि क्या है राइट टू इक्वलिटी। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 10 मई 1951 को उन्होंने प्रस्तुत किया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आप देखते हैं हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो यह प्रावधान कहां पर मेंशन है? तो दोस्तों यह प्रावधान मेंशन है अनुच्छेद 153 में। अब 153 में यह है, बाकी में देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम जब राज्य की बात करते हैं तो अनुच्छेद 152 से राज्य शुरू हो जाता है। तो 152 में राज्य की परिभाषा है। 151 सीएजी से संबंधित है, कैग से। कैग मतलब भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, जो कि क्या है, भारत का सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट का अकाउंटेंट समझ लीजिए आप। ठीक है, सरकार के सभी खातों की जांच, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जांच करने का अधिकार किसके पास है? सीएजी के पास। देन राज्य की परिभाषा, राज्यों के राज्यपाल 153 के अंतर्गत बताए जाते हैं और 154 में राज्यपाल
जो अनुच्छेद है ये कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स की, राज्यपाल क्या कर सकता है, किसकी किसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी करेगा, जो बहुमत लेकर के आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, शक्तियां, तो वो अनुच्छेद 154 में बताई गई हैं। देन निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। दोस्तों लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, तो लोकप्रिय सदन कहते हैं लोकसभा को, और लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल, इंग्लिश में पॉपुलर हाउस के नाम से या पॉपुलर चैम्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं समझ लीजिएगा। ये जो निचला सदन है, ठीक है, लोकसभा को निचले सदन या लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, और इसमें कानूनी रूप से, तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियां हैं। किससे, राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां किसमें होती हैं, लोकसभा में होती हैं। और याद रखिएगा यहां पर राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों के सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व राज्य प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। आप समझिएगा, आप जिस भी एरिया में रहते होंगे, आप अपने एमपी को जरूर जानते होंगे कि हमारा एमपी कौन है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। लेकिन राज्यसभा से आपके राज्य में कौन कौन एमपी हैं, शायद ये चीज आप नहीं जानते हैं। क्यों, क्योंकि उनको आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना है। तो पॉपुलर कौन हुआ, पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस हुआ, क्योंकि लोअर हाउस के व्यक्ति को लोग पर्सनली फेस टू फेस जानते हैं, क्योंकि उसको वोट दिया है। उसकी जब अगेन चुनाव हुए थे तो उसके नाम के सामने वाला बटन दबा है, इसलिए हम उसको जानते हैं। देन भारत में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है, तो वो किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा, राज्य की जब बात करते हैं तो भाग 1 की बात करते हैं, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। तो अनुच्छेद 3 जो है वो क्या करता है, वो प्रदान करता है ऐसी विधियां जिस विधियों के अंतर्गत नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो जानते हैं अनुच्छेद 1 में, तो 1 में तो संघ का नाम और क्षेत्र की बात करते हैं, हम 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करते हैं, और अनुच्छेद 3 में हम नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन की बात करते हैं। और अनुच्छेद 9 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 ये बताता है कि अगर कोई एक व्यक्ति जो कि भारतीय है, लेकिन अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए मैं भारतीय हूं, मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो मेरी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 9 बताता है। देन नियम, अब कौन सा नियम ऐसा है जो लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। मतलब लोकसभा में बहुत सारे नियम हैं, ऐसा कौन सा नियम है मतलब जो ये बताता है कि यहां पर कोई मोशन मतलब कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा स्पेशली, लेकिन लोक महत्व की, मतलब अगर कोई प्रश्न लोक महत्व का है तो उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन चर्चा के बाद वोटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये नियम है, नियम 193। जान लेते हैं इसके बारे में। तो नियम 193 क्या कहता है, आप देखिए, आपके सामने मेंशन किया हुआ है मैंने। नियम 193 के तहत जब चर्चा होती है तो अविलंबनीय लोक महत्व का विषय, अविलंबनीय, जैसे दिल्ली के दंगों की अगर हम बात करें, तो जब दिल्ली के दंगे हुए थे और जब लोकसभा में इस पर डिबेट चल रही थी, तो उसको कहा था कि हम नियम 193 के तहत दिल्ली के दंगों पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के दंगे, अब उस समय का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो गया, दिल्ली के दंगे। तो अविलंबनीय, जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का प्रावधान कौन बताता है, नियम 193। अब बहुत अच्छे समझिएगा, चर्चा उठाने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। जो चर्चा उठाएगा वो उत्तर नहीं देगा, यह अधिकार नहीं है। नियम 193 के तहत चर्चा में सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता। वैसे आप देखते हो चर्चा होती है तो प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को ही हटाना हो तो आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, वो लाया जाता है। तो यहां पर कोई मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। नियम 193 के तहत चर्चा में, चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान नहीं है, इसके बाद मतदान भी नहीं हो सकता है। सदस्य एक ही सत्र में 2 से अधिक चर्चा के प्रस्ताव को नहीं रख सकते। मतलब एक सत्र, सत्र का मतलब जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो एक सत्र में 2 से ज्यादा ऐसी चर्चाएं नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
देखिएगा बहुत अच्छे से। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है, जीरो आवर किसे कहते हैं, शून्यकाल। शून्यकाल याद रखिएगा भारतीय संसद का एक नवाचार है, मतलब इसके पहले और कहीं भी नहीं था, ये हमने किसी देश से बोरो नहीं किया है, ये हमने खुद नया बनाया है सिस्टम। तो द इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर्स, मतलब प्रश्न काल होता है ना, प्रश्न काल के तुरंत बाद वाला जो घंटा होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझ लीजिएगा, शून्य का मतलब जब घड़ी में क्या बज जाए, 00। तो 24 घंटे की घड़ी में 00 कब बजते हैं, रात में 12 बजे। तो आप रात वाले 12 बजे नहीं, आप दिन वाले 12 बजे याद रखिएगा। हालांकि टाइम कोई नहीं बताया गया, लेकिन दिन में 12 बजे, क्योंकि 11 से 12 हम किसकी बात करते हैं, प्रश्नकाल की बात करते हैं। 12 से शुरू होता है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय संसद की एक अनूठी विशेषता है, जिसमें सदस्य अध्यक्ष को पूर्व सूचना के साथ इस दौरान मुद्दों महत्व, मतलब जो लोक महत्व के मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं। इस घंटे के दौरान सदस्य पूर्व 10 दिनों के नोटिस के बिना बहुत महत्व के मामलों को उठा सकते हैं। यह 1962 में एक अनौपचारिक प्रथा के रूप में शुरू हुआ, हालांकि संसद के शासन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मतलब जो पार्लियामेंट के रूल्स है ना, अभी बताया मैंने आपको, जैसे रूल 193, तो ऐसे किसी रूल में यह मेंशन नहीं है। तो यह क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, मतलब अनऑफिशियल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, धन विधेयक। याद रखिएगा, जब भी कोई टैक्स का मैटर होगा, ठीक है, तो अगेन कोई मनी का मैटर है, जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से कोई पैसा निकाला जाना है, तो इससे संबंधित कोई भी काम करना है तो धन विधेयक लाया जाता है। अब दोस्तों, धन विधेयक में सारी पावर आ जाती हैं निम्न सदन के पास, मतलब लोकसभा के पास, तो इसलिए उस पर अक्सर डिस्प्यूट हो जाता है। तो बात आती है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, ये बताएगा कि कौन सा जो विधेयक है वो धन विधेयक है अथवा नहीं। तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार दोस्तों स्पीकर के पास होता है, समझ लीजिएगा, स्पीकर के पास होता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 के तहत जितने भी धन विधेयक हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 110 के तहत। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। शुरुआत कहां से होती है इनकी, लोकसभा से होती है, राज्यसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब लोकसभा से पारित हो जाएगा तो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा उस पर अगर कोई निर्णय देती है, ठीक है, कोई संशोधन करती है, तो उस संशोधन को मानना या ना मानना भी लोकसभा पर निर्भर करेगा। और अगर कुछ नहीं कहती है तो 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन के बाद वो स्वतः पास माना जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही इसको लाया जाता है। तो कोई विधेयक एक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और इसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के पास मनी बिल धन विधेयकों के बारे में सीमित शक्तियां हैं और मनी बिलों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ इसके लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है, तो बैठेगी क्यों। देन भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की याचिकाएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत कितनी याचिकाएं हैं, तो दोस्तों 5 याचिकाएं हैं। कितनी, 5 याचिकाएं। याद रखिएगा ये कौन कौन सी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पक्ष लेख, ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। इन 5 प्रकार की याचिकाओं के बारे में डिटेल में मैं एक सेशन ले लूंगा, आपको बता दूंगा, फिलहाल बहुत शॉर्ट में समझ लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है जो व्यक्ति जेल में बंद है उसको प्रेजेंट करने के लिए, अगर उसको नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट के पास तो उसके लिए रिट होती है। देन कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अगर है, जिस पद पर है, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमादेश रिट है। देन प्रोहिबिशन में किसकी बात करते हैं, प्रोहिबिशन में यहाँ पर क्या किया जाता है, जो निम्न न्यायालय हैं उनको उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई चीज उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो उस पर निर्णय लेने से उनको रोका जाता है। देन उत्प्रेषण की याचिका में हम क्या बात करते हैं, उत्प्रेषण की याचिका तब लाई जाती है जिसके अंतर्गत निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में मामले जो हैं वो हस्तांतरित किए जाते हैं। अधिकार प्रक्षलेख जो है वो परमादेश के अपोजिट है। परमादेश में जो सार्वजनिक पदाधिकारी है अगर वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करवाने के लिए होता है, और अधिकार पक्ष में वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहा है तो बाहर कार्य करने से रोकने के लिए ये याचिका लाई जाती है। तो दोस्तों ये हैं 5।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो भाग 4 दोस्तों संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 1 की बात करें तो किससे संबंधित है? संघ और इसका राज्य क्षेत्र। 2 की बात करें तो किससे संबंधित है? नागरिकता से। कहां से कहां तक? ये 5 से 11 तक होता है, ये 1 से 4 तक होता है। देन 3 की बात करें तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आते हैं? 12 से 35। और अगर हम 4 की बात करें, भाग 4, तो भाग 4 36 से 51 की बात करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो भाग 4 तक मैंने आपको चीजें बता दी। देन भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में 11 हैं, वर्तमान में 11 हैं, लेकिन याद रखिएगा मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पारित किया गया था, तो याद रखिएगा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है? किसकी रिकमेंडेशन पर? याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा इसकी सिफारिश पर जोड़ा गया। उस समय कितनी थी? 10 थी। 11वीं जो ड्यूटी है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित थी। तो अगेन जब शिक्षा का अधिकार आया 86वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 86वें संशोधन ये कब हुआ? 2002 में। तब एक और यहां पर कर्तव्य जुड़ा जिससे 11 हो गए। तो मौलिक कर्तव्य कुल इस समय कितने हैं? 11, ठीक है। शुरुआत में कितने थे? 10। कब जोड़ा गया? याद रखिएगा संविधान के 42वें संशोधन, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। आगे दोस्तों, अधिकार पक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अभी मैंने बताया था ये एक प्रकार की याचिका है, जो 5वीं याचिका थी ना, क्यूओ वारंटो, उसका रियल अर्थ क्या है? तो बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है ना, तो हम पूछ रहे हैं भाई व्हाट अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी के द्वारा आप ये काम कर रहे हो? तो इसका सही शाब्दिक अर्थ है बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। वारंट भी एक प्रकार का आदेश होता है कि मतलब ये जो काम तुम कर रहे हो ना, ये किस आदेश पर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये बात होती है अधिकार प्रक्षलेख की, तो याद रखिएगा। देन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया? हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही अच्छा चुनाव होता है। आप लोग उसकी प्रक्रिया अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। मैं आपको एक शॉर्ट में चीज बताना चाहूंगा, समझिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव तभी फाइनल माना जाएगा जब किसी व्यक्ति को 51% मत मिलते हैं। अब ये कैसे होता है, मैं राष्ट्रपति की प्रक्रिया में पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर मुझे इसको पूरा डिटेल में बताने का समय नहीं है दोस्तों। फिलहाल आप ये समझ लीजिए प्रक्रिया कहां ली गई है। ये प्रक्रिया ली गई है दोस्तों आयरलैंड से। कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, ये बात याद रखिएगा। और वर्तमान में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। देन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप देखते हैं पद पे जाने से पहले कोई भी पदाधिकारी हो वो शपथ लेता है। जब भी शपथ की बात आए तो याद रखिएगा शपथ का उल्लेख कहां पर है? संविधान की 3री अनुसूची। जो 3री अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो शपथ से संबंधित है, शपथ, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगेन शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बात याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब इस समय कौन है? सरविंद ए बोबड़े। तो याद रखिएगा जो भी देश का चीफ जस्टिस होगा वही शपथ दिलाएगा। तो दोस्तों इतना ही है आज के डेट में, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। फिर इसके बाद ऐसे और सेशन मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, जो भी आप मुझे प्लीज बताइएगा। दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।